हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग को आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या बच्चों आप लोग को? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग थम्स अप कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है नवीन मौर्य और मैं आपको जो नीट केमिस्ट्री है, ठीक है, उसका पोर्शन डिस्कस करूंगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो अपना टेस्ट पेपर है, ठीक, उसका डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो आप लोग का टेस्ट हुआ था उसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि इन द थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। कब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का है। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे बोल रहा है कि देखिए जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस में कंप्लीट होता है और इसमें जो अपना सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। लेकिन ऐसा केस इरिवर्सिबल में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं अपना, उसमें जो सिस्टम और अपना जो सराउंडिंग होता है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है बहुत धीरे धीरे होता है और उसके साथ साथ इनफाइनाइट टाइम लेता है, इनफाइनाइट स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो ये जो इसका जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पे बोल रहा है कि द सराउंडिंग आर द ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। तो जो अपना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें सराउंडिंग होता है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होता है सिस्टम के साथ। तो इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.4 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज। तो यहां पे हमको मोलल दिया हुआ है, मतलब मोललिटी की बात कर रहा है। तो मोललिटी की अगर बात कर रहा है तो मोललिटी का फार्मूला लिखे तो क्या होता है? मोललिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसमें होता है? केजी में। ठीक, अब यहां पे देखिए मोलल दिया हुआ है, मोललिटी आपका दिया हुआ है कितना, 1। तो यहां पे 1 रख दीजिए और मोल कितना दिया हुआ है, 0.4 सॉल्यूट का दिया हुआ है तो यहां पे मोल का वैल्यू रख दीजिए और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे और वो भी केजी में निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू में 1, कितना आ जाएगा 0.4 केजी। केजी में आया है, लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखिए, ठीक, अगर यहां पर ध्यान से देखिए तो केजी में नहीं ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपना 400 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से? जो अपना सी ऑप्शन है 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो देखिए जो एन ब्यूटेन होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमान प्रोजेक्शन दिया हुआ है एन ब्यूटेन का। ठीक है, और यहां पर हमको बताना है कि कौन सा कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बल्कि ग्रुप है, इसमें बल्कि ग्रुप क्या है, मिथाइल है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, बोले तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि उन ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सन हो मिनिमम होना चाहिए।
तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो अपना थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, यहां पर दोनों ग्रुप्स क्या है, एंटी पोजीशन पे, और ये एंटी फॉर्म भी है, तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म होगा इस वाले केस में। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, चेक कीजिए एक बार। देखिए यहां पर हमको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और इसका नाम लिखना है। ठीक है, आप लोग भी साथ में ट्राई करते रहिएगा, प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स दिए हुए हैं और इनका नाम हमको कैसे लिखना है, इनका जो नाम है हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। तो यहां पर क्या है, एमीन ग्रुप है, ये ब्रोमीन है, ये नाइट्रो है और क्लोरीन है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखे तो यहां पे सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का, तो यहां पे ट्राई एमीन हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, अल्फाबेटिकल में क्लोरीन हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, कौन सा लिगेंड, नाइट्रो। और फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, जो सेंट्रल मेटल अपना है कौन सा है, प्लेटिनम। और उसके बाद यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 -1 -1, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना होगा, +1 चार्ज होगा। तो आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा, +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सब में +4 ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में क्लोराइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपका इथाइन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ अपना रिएजेंट दिया हुआ है, और फिर उसके बाद वो बोल रहा है जो रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर जो ए बनेगा फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दो। तो पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट बी वाला क्या बनेगा। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर आपका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट दिया हुआ है, तो इसका रिएक्शन करवा दीजिए। और यहां पर क्या है, अपना H2SO4 है। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो क्या करता है कि एक डबल बॉन्ड तोड़ो और एक साइड OH और दूसरे साइड H को जोड़ो। तो एक काम करेंगे हम लोग, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर OH और इधर H जोड़ो, फिर दूसरे एक बॉन्ड को तोड़ो, यहां पे OH और यहां पे H जोड़ो। ठीक है, तो इसको जोड़ो और उसके बाद तोड़ो, देखो क्या आ रहा है। ठीक, इसको जोड़ो बॉन्ड को और तोड़ो, देखो क्या आ रहा है, क्या आ जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन यहां पे कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप, और यहां पर भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गया। और आपको पता होगा कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ऐसे केस में हमको पानी निकाल देना है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देना है। तो यहां से पानी निकाल दो और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH में। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो अपना जो ए बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। दूसरा बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन भी कर दो, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना ए। तो क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से एसिड क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमको प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा इसका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और रिएजेंट यहां पर दिया हुआ है। पहले बोल रहा है कि ये कौन सा रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। तो पहले ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन करा दो, और दूसरा क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस करा दो। H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस करा दो। तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका दिया हुआ है सबस्ट्रेट जो दिया हुआ है, इसका रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो मैं यहां पर जो ग्रिग्नार रिएजेंट होगा वो क्या देगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल देगा, कौन सा, CH3-। अब यहां पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दीजिए कार्बोनिल कार्बन पे, और इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पे सॉल्ट बन जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ ये जो बाकी जो पोर्शन है MgBr, इसको जोड़ दो, सॉल्ट बना लेगा MgBr। और उसके साथ यहां पर आप क्या जोड़ दोगे, CH3 ग्रुप को जोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है आपको, दूसरा बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस करा दो यहां पर,
H3O प्लस। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर क्या आ जाएगा OH। यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर CH3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे अपना डबल बॉन्ड रहेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग ट्राई भी करते रहिए, बताते भी रहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड एज। देखो रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो उसको बोलेंगे वहां पे रिडक्शन हो रहा है। और उसके साथ साथ यहां पर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और यहां पे बोला है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिंक का। तो अगर आप जिंक का रिडक्शन कराओगे तो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जो एक्वस में अपना जिंक +2 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर अपना जो डी ऑप्शन होगा ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक्वस से सॉलिड में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंडलर कैटलिस्ट, इसमें से लिंडलर कैटलिस्ट कौन सा होगा। ठीक, तो यहां पर पहला बोल रहा है कि पार्शियली डीएक्टिवेटिंग पैरालाइज्ड चारकोल। तो जो अपना लिंडलर कैटलिस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2, हम लोग क्या करते हैं, जो अल्काइन होता है उसके साथ रिएक्शन करा के उसको सीस एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, कार्बन। ठीक है, तो लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, पैलेडियम के साथ क्या होता है, चारकोल होता है, कार्बन होता है, और साथ में हम लोग H2 लेते हैं उसका कराने के लिए। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहां पर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो ये अपना कौन सा रिएजेंट है, ब्रिज रिडक्शन हो रहा है यहां पर, और इसमें क्या होता है, अल्काइन से हम लोग ट्रांस एल्कीन का कन्वर्जन करते हैं। और यहां पर कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिजेंट। इसमें क्या करते हैं हम, विसिनल डायोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहां पर ये क्या है अपना, जिंक क्लोराइड एंड HCl है। ठीक है, तो यहां पर इसका हम लोग ल्यूकास रिजेंट है ये, और ल्यूकास रिजेंट का यूज कहां पे करते हैं हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे पूछा था कि लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये वाला, ट्राई भी करते रहो, खुद से ट्राई भी करते रहो ताकि क्या हो, प्रैक्टिस भी होता रहे। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस फॉस्फेट में क्या होगा। तो पहले कैसे निकालोगे, जिसका निकालना होता है उसको यक्स मान लो और बाकी जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैलकुलेट कर लो। तो कैसे करोगे, यहां पर जो फास्फोरस है P, इसके ऑक्सीडेशन को यक्स मान लो। ठीक है, और उसके बाद प्लस करो, कितनी ऑक्सीजन है यहां पर देखो 4 है, तो यहां पे 4 लिख दो। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो यहां पर -2 लिखो, और उसके बाद इक्वल टू में पूरे के पावर कितना है, -3 है, तो यहां पे -3 लिख दो। इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, -8 इक्वल टू में -3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5 -3 +5 +8 और ये -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, +5। तो इसका मतलब जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, +5 है। तो इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई भी करते रहिए, कोशिश भी करते रहिए अपने से भी। ठीक है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि n प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड अगर ले लिया जाए। तो यहां पर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 और यहां पे लगा दीजिए ब्रोमीन। और बीच रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, वुड्स रिडक्शन कैसे करते हैं, इसमें रिएजेंट क्या होता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको याद होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अपना रिएजेंट क्या होगा इसमें, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर। और इस रिएक्शन में क्या कराना होता है, हमको कपलिंग कराना होता है। दो मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं और दोनों का कपलिंग करा देते हैं। तो यहां पे क्या करोगे, 2 मोल लो और इसका रिडक्शन करा दो किसके साथ, Na सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 1 मोल का दूसरे मोल के साथ क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। और इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज कराना होता है। तो इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज करा दो, एक रेडिकल यहां पर और दूसरा रेडिकल यहां पे बना दो। सेम उसी तरीके से इसका दूसरा मोल ले लो, दूसरा मोल बना लो इधर, और इसका मैं कपलिंग करा के सीधा यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो एक मॉलिक्यूल का ये रेडिकल और इसका एक रेडिकल ये, दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे और अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा वुड्स का। वुड्स का जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा ये बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि बताओ इसका नाम क्या होगा। तो नाम तो आप लोग बता ही सकते हो, नॉमेनक्लेचर इसका कर दो 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, साथ साथ में आप लोग करते रहो और बताते भी रहो। ठीक है, साथ साथ में आप लोग इसको करते रहो, ऑप्शन भी बताते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ये आपका नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो इसमें बोला है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और यहां पे हमको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैच कराना है। तो आपको यहां पर सबसे पहले इनका शेप कैसे निकाला जाता है ये आपको आना चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने से पहले जो सबसे आसान हो, आपको लगे, जिसका स्ट्रक्चर आपको याद हो, पहले उसका मैचिंग करा लो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग कराए तो पहले इसका कराते हैं, जो अपना डी वाला है इसको करते हैं ट्राई। तो यहां पर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है। अच्छा, इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो जो जिनॉन होता है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही होते हैं। और यहां पर फ्लोरीन कितना है, 4 है, और जो फ्लोरीन होता है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 4 बॉन्ड पेयर होगा और इसके पास क्या बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, तो 2 लोन पेयर होगा। तो इसका मतलब स्टेट नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो sp3d2। तो ऐसे तो इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, लेकिन हमको इसका शेप पता होना जरूरी है। देखो इसका शेप कैसे होगा, इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो इसका शेप बना दो, जेनॉन बना दो, और यहां पर इस तरीके से फ्लोरीन और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। ठीक, तो इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है इसका शेप, कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से जो अपना डी वाला किसमें मैच कर रहा है, थर्ड वाले में, तो यहां पे डी लिख दो। इस तरीके से यहां पर डी लिख दो। अब उसके साथ एक और चेक कर लेते हैं, जैसे ये वाला चेक कर लेते हैं अपना XCF6 का। देखिए, ठीक है, तो अभी तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालना होता है ये बता दिया हूं। अब मैं इसका सीधा क्या लिख देता हूं, स्ट्रक्चर, या तो यहां पे इसका पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होगा वो दिख लेते हैं। तो जेनान के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर इसको यूज करके बनाना है, कैसा बनेगा, यहां पे बनाता हूं मैं। तो ये जेनॉन हो गया, 6 फ्लोरीन एटम लगा दो और एक लोन पेयर भी रहेगा। इस तरीके से एक लोन पेयर भी होता है। देखिए, कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब ये अपना ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो मैच कराओ कौन सा हो जाएगा, डी वाले का थर्ड, डी वाले का थर्ड। ठीक है, और यहां पर जो ए वाले का फर्स्ट, ए वाले का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब मैच कराओगे तो यही कॉमन था, बाकी जो कॉमन था। तो इस तरीके से इसको कर लोगे, ये आ जाएगा। इसका भी ड्रॉ करोगे तो पिरामिडल आएगा। ठीक है, और इसका
स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, इसका अपना आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको ट्राई करना और ये अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस चेक करके ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं डिटेल में सॉल्व करने लगे, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ग्राफ। ये अपना केमिकल काइनेटिक्स जो होता है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको एक इक्वेशन याद होना चाहिए, फार्मूला कौन सा, क्या होता है, KT इक्वल टू में 2.303 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, R नॉट डिवाइड बाई R, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया और एक कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T हो गया। तो यहां पे हमको देखो क्या बोल रहा है कि y एक्सिस पे इसको रखो log R नॉट डिवाइड बाई R को, और टाइम को बोल रहा है कि x एक्सिस पे रखो। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इस तरीके से जो अपना स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c वाले में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो इसको y पे लाओ तो क्या हो जाएगा, log R नॉट डिवाइड बाई R, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, इसको KT में डिवाइड कर दो, 2.303 और इनटू में क्या हो जाएगा T, ठीक है। अब यहां पर देखो ये बन गया अपना y, ये बन गया अपना m जो स्लोप होता है इसका, ठीक है। और यहां पर ये क्या बन गया अपना T, y एक्सिस पे है, ठीक है। और यहां पर जो C है इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखिए कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि ओरिजिन से होकर जाएगा, जो ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन होगा और उसके साथ वो ओरिजिन से होकर जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो किस में मैच कर रहा है ये वाला, तो ये देखिए C वाले में देखेंगे तो ये अपना y एक्सिस पे हो गया log R नॉट बाई R, टाइम जो हो गया अपना T x एक्सिस पे हो गया, और इसका जो स्लोप हो गया ये इसका स्लोप हो गया। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा विथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से, आप लोग पढ़ते भी चलिए। क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज द रीजन। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हाइलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, ठीक है। तो इस ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो आप लोग को पता भी होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मास के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। डेफिनेटली जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहां पर अपना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहां पर अगर कंपेयर करोगे, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो जो आयोडीन होता है उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो इस ग्रुप में, ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट है अपना। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और मास भी जो होगा एलिमेंट का वो भी बढ़ेगा। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मास होगा इस वाले का होगा, अल्काइल आयोडाइड का, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड का, और उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड का। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर यहां पर दिया जा रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो असर्शन इसका सही दिया हुआ है। अब इसका रीजन क्या बता रहा है, इसको देखिए। रीजन बोल रहा है कि विद द इंक्रीज इन द साइज एंड मास, बोल रहा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा ऑफ द एटम, द मैग्नीट्यूड एंड वान डर वाल फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अपना क्या होगा, जैसे जैसे अपना मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि अपना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसका वान डर वाल क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है। रीजन भी इसका सही बता रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है तो ए भी ट्रू है, और यहां पर लेकिन आर का ध्यान रखना है कि जो ये रीजन बोला है कि वान डर वाल फोर्स घटता जाएगा, ये चीज का आपको ध्यान देना है। यहां पर बोल रहा है कि वान डर वाल फोर्स है डिक्रीज करता जाएगा, ये गलत है, इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि इसका रीजन क्या होगा, इसका जो रीजन होगा वो सही नहीं है,
तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि वांडर वाल फोर्स तो बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे मास बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन के रीजन इसका सही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए, एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। सिंपल डिस्टिलेशन वहां पे करेंगे जब आपका जो कंपाउंड है उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, पोलरिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल डिस्टिलेशन करके उन दोनों को अलग कर सकते हो। लेकिन अगर उनके बीच में पोलरिटी लगभग सेम होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग में बराबर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट का नंबर होता है वो क्या होता है, लगभग बराबर होता है, तो जिसकी वजह से उनको हम लोग इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो यहां पर बेंजीन एनिलीन ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एनिलीन में आपका NH2 ग्रुप होता है। क्लोरोफॉर्म बोला एनिलीन, ये इनका भी प्रॉपर्टी पोलरिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ईथर एंड टोलुइन यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें पोलरिटी होता है, जिसमें इसके पोलरिटी नहीं होता। लेकिन एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल, जो एसीटोन होता है अपना, ध्यान दीजिएगा, और जो मिथाइल एल्कोहल होता है, इनकी जो पोलरिटी होती है उसमें लगभग समानता होता है, लगभग सेम होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो, जैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इस वाले का, वो आपका होता है 330 केल्विन, और वहीं पर जो अपना मिथाइल एल्कोहल होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 338 केल्विन होता है। तो लगभग में यहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समान है, तो लगभग सेम है। तो यहां पर इनको सेपरेट आउट करने के लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। सिंपल डिस्टिलेशन से दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़िए। यहां पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन 3 मोल ऑफ अमोनिया। बोला है 3 मोल के अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितने एटम है इसमें, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 4 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम 3 मोल ऑफ अमोनिया। अगर हमसे बोलता है 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10^23। लेकिन यहां पे एटम्स पूछ रहा है और वो भी 3 मोल में, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 मोल के अमोनिया में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 मोल है और एक मॉलिक्यूल में अपना 4 एटम है, और उसके साथ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना, इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 7.22 इंटू 10^24 के बराबर आता है। तो इस तरीके से जो 3 मोल अमोनिया में इतने आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन एसिडिक इन नेचर। तो कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर के होते हैं। तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं इन जनरल वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और कुछ अपने एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे अल्युमिनियम का हो गया, जिंक का हो गया, ये एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। और कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं नॉन मेटल के जो क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड में कहे जाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें एसिडिक नेचर का होगा। तो देखिए कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि जो N2O होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO और NO होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड में कंसीडर किए जाते हैं। ये कौन से ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। तो ये तो न्यूट्रल हो गया और ये अपना मेटल है और ये भी क्या है? मेटल है। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे उनके पास क्या होगा? उनके पास कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर भी होगा, बेसिक नेचर होगा। लेकिन यहां पर जो सल्फर का ऑक्साइड है ये अपना क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना, ये तो नॉन मेटल तो है लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है N2O जो होता है वो कैसा होता है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका एसिड बनाओगे तो क्या बनता है? H2CO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो इस तरीके से अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, और ये आप लोग जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ही पढ़ते हुए वाला टॉपिक कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां हमको क्या करना है? इसमें ये दो कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा है? सेकेंड कार्बन है। इसमें इनका क्या निकालना है हमको कि इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कि R होगा कि S होगा। कैसे चेक करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, डायरेक्टली अटैच है इससे, तो पहला ऑक्सीजन को हो जाएगा। फिर दूसरा किसको दोगे? दूसरा इस वाले ग्रुप को जाएगा। फिर तीसरा इसको जाएगा और चौथा अपना हाइड्रोजन पे जाएगा। इस पे क्या कर दो? स्टार कर दो। ठीक, तो ये हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है? मूव करना है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से नियरेस्ट ग्रुप को लेते हुए 1 2 3 4 मूव करना है, 1 2 3 4 मूव करना है। तो ये 1 2 4 मूव करोगे तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और यहां पर जो आपका फोर्थ वाला है वो किस पे है? वेज पे है, सॉरी डैश पर है। तो पहले से अगर डैश पे है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा R होगा, तो यहां पे सीधा R लिख देना है। ठीक है, दूसरे वाले का उसी तरीके से करना है। लेकिन अगर डैश पे होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वही लिख देना है। लेकिन अगर आपका वेज पे हो गया तो उसका जो भी आंसर रहेगा उसको फ्लिप कर देना है। ठीक, तो यहां पे आ जाओ, इसको करते हैं 1 2 और इस वाले को 3 और यहां पे कर दो 4। ठीक, तो यहां पे मूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो यहां पर देखो क्या है, और इसका जो फोर्थ प्रायोरिटी है ये इस वाले पे है, वेज पे है, इस पे वेज पे। तो अगर वेज पर है तो हमको क्या ध्यान देना है कि जो भी आंसर होगा उसको फ्लिप कर देना है। तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो आस आए, इसका क्या आएगा? एस आएगा। लेकिन हमको रिवर्स करके क्या कर देना है? आर कर देना है। क्यों? क्योंकि ये आपका वेज पे है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले का भी आर होगा और दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड्स। कौन सा इसमें डाइसैकेराइड्स होगा? तो देखिए, ये आप लोग जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, 12th में लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें आप इसको पढ़े होंगे कि जो लैक्टोज होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एक मोनोसैकेराइड होता है। ठीक, और जो अपना गैलेक्टोज होता है ये भी अपना क्या होता है? एक मोनोसैकेराइड होता है। उसी प्रकार जो अपना फ्रक्टोज होता है ये भी क्या होता है? एक मोनोसैकेराइड होता है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा डाइसैकेराइड होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से जो अपना ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो अपना ए है, जो लैक्टोज होता है वो एक डाइसैकेराइड्स होता है। ठीक है, जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। ठीक, तो इस तरीके से अपना लैक्टोज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोल रहा है कि जो केन शुगर का इन्वर्जन होता है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब इन्वर्जन कराते हैं इसका, यहां पर क्या होता है? C12
H22O11, इसका रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ लिक्विड, तो यहाँ पर इन द प्रेजेंट एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये अपना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C12H22O6 H12O6 और दूसरा फ्रक्टोज बन जाएगा C6H12O6, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बन जाएगा अपना फ्रक्टोज, तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ध्यान का देना है कि यहां पर अगर जब हम लोग इसका लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, जब रेट लिखते हैं तो उसमें केवल हम लोग इसका जो सुक्रोज है केवल उसके कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन में ही सिग्निफिकेंट चेंज होता है। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो इसका जो अमाउंट होता है वो एक्सेस में होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सेस में लेते हैं। तो जो आप इसका रेट लिखोगे इस रिएक्शन का तो उसमें केवल सुक्रोज का ही कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करना है, वाटर का नहीं करना है, क्योंकि वाटर का अमाउंट एक्सेस में होता है जिसके वजह से टाइम के साथ इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग दिखने में तो लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, बट ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो इसके वजह से केवल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा ये, और ये अपना फर्स्ट ऑर्डर इसका रिएक्शन का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, तो यहां पे बोल रहा है कि बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम अल्काइल हाइलाइड। बोल रहा है कि अल्काइल हाइलाइड से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा, और बोल रहा है विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। बोल रहा है कि कार्बन एटम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन के बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम में कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो पहला रिएक्शन है ये कौन सा है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसको हम लोग हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अपना जब भी हम लोग अमाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये अपना कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमीन में। अगर जैसे यहां पे एग्जांपल ले लें, जैसे ये अमाइड हो गया, ठीक है, इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, Br2KOH, तो यहां से आपको ये CO ग्रुप हटाना है और केवल RNH2 ग्रुप जोड़ देना है, बना देना है। तो इस वाले रिएक्शन में एक कार्बन एटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा था कि कोई कार्बन एटम चेंज नहीं होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना अल्काइल हैलाइड लेते हैं और थैलामाइड लेते हैं, तो दोनों का रिएक्शन करा के वहां से अपना प्राइमरी एमीन बनाते हैं, और उसमें कोई कार्बन भी चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी डिग्रीगेट नहीं होता। इसमें क्या हो गया, कार्बन डिग्रीगेट हो गया, मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि एक कार्बन मॉलिक्यूल एटम निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये वाला ऑप्शन अपना क्या होता है, करेक्ट होता है। यहां पे थैलामाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये अपना किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से बेस लेते हैं और ये अपना प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो दूसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन। देखिए जो सेंडमेयर रिएक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अराइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसके हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपना बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड हो गया, बेंजाइल साइनाइड हो गया, उसको बनाते हैं, लेकिन किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। तो यहाँ पर इसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एमीन NH3 के साथ। देखिए जब NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे NH3 का, तो वहां पे क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता है SN2, लेकिन ध्यान देना है कि वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइलाइड भी बन जाते हैं, ठीक है, अमाइड बन जाते हैं, आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन भी बन जाता है, जिसके वजह से मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्योर आपको नहीं मिल पाएगा प्राइमरी एमीन, तो केवल आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन विच बिलो नोन एज। तो यहां पर जो रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन क्या नाम है, तो ये रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, सीधा इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल से अपना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, CH3Cl होता है, अल्काइल क्लोराइड ले लो और यहां पर लुईस एसिड ले लो अपना,
एनहाइड्रस LCl3। तो एक अपना क्या होता है, आर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप का क्या कर दिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिए, किस पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए। चलिए, ठीक। तो बोल रहा है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ Na2S4O6। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसमें बोल रहा है कि उसके रिगार्डिंग फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहां पर ऑक्सीजन सल्फर के साथ CO, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे सल्फर एटम, और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट, और यहाँ पे भी सॉल्ट ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है Na2S4O6 का, सोडियम टेट्राथायोसाइनेट, ठीक। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, अच्छा इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें सल्फर का क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे वो किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे करोगे, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस बॉन्ड को तोड़ूं, इस बॉन्ड को तोड़ूं, दोनों को, इसको तोड़ूं, इसको तोड़ूं, तो यहां पर टोटल चार्ज कितना आएगा बताइए। यहां पर जो चार्ज आएगा वो टोटल कितना आएगा, +5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो 2 चार्ज इसके तरफ से आएगा, 1 चार्ज इसके तरफ से, 2 चार्ज इसकी तरफ से, टोटल कितने हो गए, 5। लेकिन यहां पे सल्फर सल्फर के बीच में बात करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो इसके वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहां पर 5 होगा। और सेम उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बाकी इस वाले सल्फर पे 0 और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में, सल्फर सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 2 सल्फर एटम आर इन 0 स्टेट, तो बिल्कुल सही बात है, 2 सल्फर के एटम जो है 0 स्टेट में है। एंड अदर 2 इन द +5 स्टेट, तो यहां पे बाकी 2 जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द विच ग्रुप। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा एक्सर्ट करता है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो सबसे ज्यादा जो शो करता है वो होता है आपका NO2 ग्रुप। अगर आप लोग पढ़े होंगे 11th में है ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पर आपको +I -I का ऑर्डर लिखवाया जाता है, और जिसमें इन सब के रिस्पेक्ट में जो अपना NO2 ग्रुप होता है उसका जो -I होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। NO2 का -I सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि यहां से नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, तो दोनों का एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा वहां से, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो अपने सराउंडिंग वाले एटम से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा। तो यहां पर -I इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, किसमें, नाइट्रो में। तो इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हो गया है, पढ़िए ध्यान से पहले। तो बोल रहा है इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दे दिया हुआ है, बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABC। तो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि जो Kc का वैल्यू जो गिवन रिएक्शन है उसके लिए क्या होगा। तो एक बार हम लोग यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं, 2A इन इक्विलिब्रियम विथ B एंड C दैट इज इन गैसियस स्टेट। अगर इस रिएक्शन के लिए Kc लिखें तो क्या हो जाएगा Kc, तो पहले जो अपना प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2। ओके, अब यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ इक्विलिब्रियम पे, ध्यान रखना है कि ये जो मैं लिखा हूं ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम पे है। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको रख दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना B का और ये हो गया C का, तो यहां पे मैं रख देता हूं ये 2 इंटू में 10 के पावर -3 इंटू में 3 इंटू में 10 के पावर -3 डिवाइड बाई, यहां पर A का कितना है 10 के पावर
-3 के पावर 2। तो यहां से ये दोनों कट जाएगा, इससे और इससे कट जाएगा, और ये अपना कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला। तो इसमें पूछ रहा है, ये देखो आई उड़ गया, आई, तो आईयूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें जो आपका गिवन कंपाउंड है इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है, तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें कार्बन है, तो वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो अब इसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा, तो 3 हाइड्रोक्सी, तो यहां पर 3 हाइड्रोक्सी। 2 पे मिथाइल, तो यहां पे 2 पे मिथाइल। 4 पे कीटोन, कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स ऑक्सो। ठीक है, तो यहां पर 4 पे ऑक्सो, और उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन, और लास्ट में 1 पे ओइक एसिड करके लिख दो, 1 ओइक एसिड, या तो पेंटोनोइक एसिड लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कार्बोनेट सॉल्ट इवॉल्व व्हेन गैस ऑन ट्रीटिंग विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोल रहा है जब कार्बोनेट सॉल्ट जो होता है आपका, ठीक है, जो कार्बोनेट सॉल्ट होता है उसका रिएक्शन हम जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो एक कार्बोनेट सॉल्ट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब इसको हीट करोगे तो यहां पे बनेगा आपका, एक तो सॉल्ट बनेगा सल्फेट का, वाटर भी बनेगा, और साथ में CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अपना कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2 गैस। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका कंडक्टेंस वाला जो पोर्शन है उसमें से पूछा गया है। ठीक है, और कंडक्टेंस में आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, डिबाई हकल्स ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, तो उस इक्वेशन का ये रिएक्शन है। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो क्या होता है, यहां पे लैम्डा एम इक्वल टू में लैम्डा नॉट एम माइनस में क्या होता है, के अंडर रूट में सी। ये होता है डिबाई हकल्स ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा है। ये आपका क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ठीक, और ये अपना क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहां पर ये पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और सी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है वो किसके किसके बीच में बना हुआ है, किसके किसके, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एम, और यहां पे अपना कॉन्सेंट्रेशन रूट में अंडर रूट सी। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस साइन है, इसका मतलब जो स्लोप होगा वो क्या होगा, निगेटिव स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो देख लीजिए किसमें वाले में, तो यहां पर देखेंगे ये देखो पॉजिटिव स्लोप है, ये नहीं होगा, कर्वेचर टाइप का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे मैच कराने पे ये आ रहा है। और यहां पर देखोगे तो ये वाला जो अपना ऑप्शन है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जब हम लोग इसके लैम्डा एम और रूट सी के बीच में ग्राफ लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, निगेटिव स्लोप। ठीक है, विथ इंटरसेप्ट क्या होगा, लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये आपका निगेटिव स्लोप विथ स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहां पर दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन से। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो ब्यूटेनॉल में जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन जो इथॉक्सी ग्रुप में जो आपका ईथर का कंपाउंड है ये, और इथॉक्सी में केवल पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहां पे जो बात बोला जा रहा है ये क्या होगा, गलत होगा।
अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, ईथर से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो क्या है, गलत है। दूसरा बोल रहा है कि द CO बॉन्ड इज इन ईथर इज पोलर, जो CO बॉन्ड होता है ईथर में, बोल रहा है वो पोलर नेचर का होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड होता है उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके वजह से बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। तो इसका मतलब अपना जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, बोला है कि द स्पीसीज हैविंग द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, सेल्सियस भी कर दिया है यहां पर ये, ठीक है। चलो, तो इसमें चेक करना है चारों में किसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो देखो 120 डिग्री होने के लिए कुछ कंडीशन पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, उसके पास केवल बॉन्ड पेयर होना चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे BCl2 है और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। ये क्या है अपना NCl3 है, यहाँ पे क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 120 होगा और ये अपना क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक, BCl3, यहाँ पे BCl3 जो होगा इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 होगा। ध्यान रखना है, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 होगा और 3 इसमें बॉन्ड पेयर ही होंगे। तो इसका जो बॉन्ड, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा BCl3 का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, हाइब्रिडेशन sp2 और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 120 पूछा था तो अपना ये बी ऑप्शन क्या हो, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो अपना ड्रैगोज कंपाउंड होता है और ड्रैगोज कंपाउंड में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, लगभग 90 के आसपास होता है, तो ये वाला नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि यहां पर 2 असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है कि गिवन, यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 और इसका असर्शन और ये इसका रीजन हो गया। तो ये अपना निकिल टेट्रा कार्बोनिल है, निकिल टेट्रा का निकिल है और उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप है, और जो कार्बोनिल होता है CO जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है इसको यहां पे लिखो निकिल CO4 और इसमें निकिल का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्या हो जाएगा 3D8 और यहां पर 4s2 निकिल का हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो निकिल है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यही वाला हमको लेना होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका ऑर्बिटल बना लो D का 1 2 3 4 5 और S का हो गया और इसके साथ P का भी बना लो। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 3D का हो गया, ये 3D हो गया और ये क्या हो गया 4s हो गया और ये 4p हो गया। यहां पर अगर बात करें तो ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो, जो लिगेंड है वो CO है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें रख दो, एक को इसमें और एक को इसमें रख दो। तो आफ्टर पेयरिंग क्या हो जाएगा, अब पेयरिंग कराने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर यहां पर 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें और ये ऑर्बिटल जो होंगे खाली हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो कार्बोनिल है अपना, यहां पे जो कार्बोनिल है कितने हैं, 4 है, तो यहां पे चारों जो कार्बोनिल है CO 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 इस तरीके से अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहां पर इसको देखिए क्या लग रहा है, sp3 एक S और 3p, तो sp3 और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल TD हो जाएगा। तो देख लो यहां पर, और नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहां पर किसी में भी देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो देख के बता दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर। तो पहला बोल रहा था कि जो निकिल कार्बोनिल है टेट्रा कार्बोनिल ये स्क्वायर प्लेनर होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। यहां पर देखो क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल आ रहा है, असर्शन गलत है।
रीजन बोल रहा है कि डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये जो कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्या है, बोल रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल से क्या होता है, ज्यादा होता है फिनॉल का आयनाइजेशन कांस्टेंट। देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। और आयोनाइज तभी होगा जब उसका एनायन काफी ज्यादा स्टेबल हो। आफ्टर आयोनाइजेशन अगर उनके आयन स्टेबल हैं तो आयोनाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग एक बनाते हैं फिनॉक्साइड, तो एक बनाओ फिनॉक्साइड और दूसरा इथेनॉल में हाइड्रोजन को हटाओ और ये इथोक्साइड बना दो। अब देखना है कि दोनों का एनायन किसमें ज्यादा स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका फिनॉक्साइड है, ये जो आपका फिनॉक्साइड है ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, यहां पर रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर किसी तरीके कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो निगेटिव चार्ज है इसका क्या देखने को मिल रहा है, डीलोकलाइजेशन। बट यहां पर नो डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जिससे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। अगर ये एनायन काफी ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बता दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बोला है फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग द डीलोकलाइजेशन। तो बिल्कुल साइड है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज देयर विल बी स्टेबिलिटी एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द, देखो यहां पे एक चीज ध्यान दो, क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल। कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, तो समझ जाना मोल की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इतने मोल आपको दिया हुआ है आप सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है क्या होता है, H2SO4। इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। मोलर मास कितना होता है, 98 होता है इसका, ठीक है। तो इसका मास पूछा है तो मास निकाल लो। मोल का फार्मूला पता ही होगा, मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, फिर इसके मोल में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.4 इंटू में इसका मोलर मास जो है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आता है 147 ग्राम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल, ग्राम आयन मतलब मोल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एरोमेटिक। इसमें से कौन सा स्पीसीज एरोमेटिक होगा। तो देखो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कुछ कंडीशन पता होना चाहिए कि एक तो वो हकल्स रूल को फॉलो करे, दूसरा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मतलब सारे कार्बन एटम कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। और उसके साथ साथ वो साइक्लिक भी होना चाहिए और उसमें कंजुगेशन भी होना चाहिए, सिस्टम में पूरा कंजुगेशन भी होना चाहिए। चलो, तो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें चेक करो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4, तो इसमें केवल 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें चेक करो यहां पे 2 2 4 2 6 और 2 8, इसमें टोटल 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें ये तो अपना एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहां पे इसको चेक करो, यहां पर देखो ये नॉन प्लेनर ही हो गया। क्यों, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें एरोमेटिसिटी हो ही नहीं सकता। अब लास्ट बचा फ्यूरान। इसमें देखो तो ये एक लोन पेयर ये ले लो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ साइक्लिक भी है और प्रॉपर इसमें कंजुगेशन भी है। ये क्या हो रहा है, कंजुगेशन भी हो रहा है इसमें। तो इस तरीके से अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, हकल्स रूल को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज इतना।
तो इंथैल्पी में चेंज दिया हुआ है, और जो इंथैल्पी में चेंज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? वेपराइजेशन का, और वो कितना है? 300 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। एट डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दे दिया है, टी का वैल्यू दे दिया है डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस विल बी, तो एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो कितना आएगा? तो आपको एक फार्मूला एंट्रोपी का पता होना चाहिए, डेल्टा एस इक्वल टू में क्या होता है? डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच डिवाइड बाय चेंज इन एंथैल्पी डिवाइड बाय एट टेम्परेचर, टेम्परेचर टी। तो यहां पर वैल्यू रख दो। अब यहां पर जो वैल्यू रखोगे ध्यान रखना, यहां पे किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको 300 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से केल्विन से डिवाइड कर दो, तो इसको कट कर दो, तो यहां से अपना कितना आ जाएगा? ये डेल्टा एस 1000 जूल पर मोल। कितना हो जाएगा अपना? जूल पर केल्विन, और ये पर मोल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर नीचे है टी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा? 1000 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ब्राउन रिंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं? कौन से एनायन के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं? ठीक है, तो या तो ये वाला टॉपिक आप फाउंडेशन में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं फाउंडेशन केमिस्ट्री, तो उसमें इसकी चर्चा कर लेते हैं। वह या तो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में, जो सॉल्ट का जो एनालिसिस होता है उसमें भी हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अपना ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो आपका नाइट्रेट्स के लिए हम लोग करते हैं। जो अपना नाइट्रेट्स होता है, ठीक है, ये जो अपना नाइट्रेट्स होता है इसके टेस्ट के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक ब्राउन कलर का एक रिंग फॉर्म होता है कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो नाइट्रो ग्रुप रहेगा, ये नाइट्रेट ग्रुप रहेगा, तभी एनायन रहेगा, तभी जाके बनेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? द रिएक्शन कोशिएंट क्यू फॉर द रिएक्शन, यहां पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, कोशिएंट रिएक्शन पूछ रहा है इसके लिए, इज गिवन बाय, यहां पर रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, उस रिएक्शन के लिख दिया है। तो बोला है द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बोला है कि रिएक्शन राइट टू लेफ्ट कब प्रोसीड करेगा, मतलब यहां पे बोला है रिएक्शन कब बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड यहां पे बोल रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पर डिफरेंट आप कंडीशन पढ़े होंगे। ठीक है, कि अगर आपका केसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्यू से, अगर केसी और क्यू का वैल्यू इक्वल हो गया तो क्या होगा, और अगर केसी का वैल्यू कम हो गया किससे, क्यू से, तो फिर क्या होगा। उस तरीके डिफरेंट कंडीशन पढ़े होंगे, लेकिन हमको यहां पर क्या बोला है कि बैकवर्ड रिएक्शन किसमें होगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे केस में आपका जो क्यू होना चाहिए वो केसी से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्यू का वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम को भी क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। अब उसको अगर इक्विलिब्रियम को फिर से पाना है तो पीछे आना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और अगर केसी ज्यादा हो जाए क्यूसी से, तो इसका मतलब जो क्यू है रिएक्शन कोशिएंट, वो केसी की तरफ जाने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा, और जब केसी को भी क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो फिर उसको पीछे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब फॉरवर्ड के लिए ये वाला कंडीशन फॉलोड होना चाहिए, जो रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है आयंस का जो कि क्या होगा? कलरलेस होगा। तो देखिए कलरलेस होने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपको चेक करना है कि कंपाउंड कलरलेस है कि नहीं है, तो कंडीशन ध्यान रखना है कि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किसी तरीके का कलर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, आपको पता होगा T2 जैसे EG में सेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो उससे कलर दिखाई देता है। ठीक, तो यहां पर हम अगर बात करें तो ये जो आपका जिंक है, जिंक +2 और स्कैंडियम +2, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसका? एक तो जिंक +2 का लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s
0। और वहीं पे स्कैंडियम +3 का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा 3d 0 और 4s 0। तो दोनों केस में अगर आप देखोगे इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डी में कितने हो गए 10 है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है। और अपना जो स्कैंडियम है इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये किसी तरीके कोई कलर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें से, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पढ़े होंगे जो आपका 12th का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन का, उसमें ये आपको बताया जाता है। तो जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा अपना क्या होगा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो यहां पे ग्लूकोज को बोल रहा है सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहा है, तो कैसा बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्वेंट है। ये भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड कॉपर दोनों क्या है सॉलिड है। तो आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो डेफिनेटली कैसा बनेगा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। यहां पर ये कैंफर है एक सॉलिड है और इसको मिक्स कर रहे हो किसमें गैस में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है कैंफर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसको अगर मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन किस में बनेगा, तो जो अपना बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया तो सॉलिड ये वाला सॉलिड सॉल्यूशन बी वाले में बन जाएगा। ये लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोरान एंड एल्युमिनियम ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म। बोरान एल्युमिनियम को अगर हीट करोगे एयर में तो क्या बनता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर अगर आप बोरान को हीट करो, ठीक है, और एल्युमिनियम को हीट करोगे, ठीक, तो ये अगर आप क्या करते हो बोरान को हीट करो इन ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है Br2O3, और वहीं पे जो एल्युमिनियम को आप हीट करते हो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है Al2O3। ये बेसिक केमिस्ट्री है 10th का, पता होगा आप लोग को। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दो और यहाँ पे भी 2 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 कर दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। दूसरी प्रक्रिया से यहाँ 4 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो। तो ये जो अपना कंपाउंड बनता है, इनका जो ऑक्साइड बनता है बोरान और एल्युमिनियम का, वो ये बनता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें अगला में क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें बोल रहा है कि द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। देखिए ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो बोरान के बाद आता है कार्बन, और जो कार्बन के ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, कार्बन में जो एलिमेंट होते हैं कार्बन फैमिली में, उसी को ग्रुप 14 बोलते हैं। तो ग्रुप 14 की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये एलिमेंट्स आपके ग्रुप 14 में होते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, कार्बन से देख लीजिए, कार्बन का जो होता है उसी से बना लीजिए आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्या हो जाएगा NH2 और Np2। ठीक है, जैसे आप इसका लिखोगे तो कॉमन जो हो जाएगा वो N कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ग्रुप 14 के एलिमेंट का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा है, वेरी विथ एटॉमिक नंबर इन द एलिमेंट प्रेजेंट एट द पॉइंट बी और E। तो अगर यहां पर बोल रहा है कि जो पॉइंट बी है और पॉइंट ई है, यहां पर कौन से एलिमेंट होंगे। तो अगर आप यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो बी और ई होंगे ये सबसे क्या है ऊपर है, ग्राफ में सबसे पीक पर है। तो इसका मतलब इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा
वो काफी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसे केस में जिनका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वही लोग पीक पे रहेंगे। तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप टू में आपका जो बेरिलियम होता है और जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक, अब बेरिलियम और नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, और ये क्या है, हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है। तो ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर आयोनाइज कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और उसी प्रकार से यहां पे ये फैक्टर ये भी देख सकते हो कि यहां पर यस में इलेक्ट्रॉन है 2 और जिसका पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जो पीक पॉइंट पे होंगे वो बेरिलियम और नाइट्रोजन हो जाएंगे। इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि द ऑर्बिटल विथ एल इक्वल टू 0 स्फेरिकल शेप। तो बिल्कुल सही बात है, अगर एल का वैल्यू कितना हो, 0 होता है तो वो क्या होता है, यस सबसेल होता है और उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विच अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी इन द शेप अराउंड द न्यूक्लियस। तो बिल्कुल सही बात है, एल का वैल्यू 0 तो यस, एल का वैल्यू 1 तो पी, एस का वैल्यू 2 तो डी। उस तरीके से इनका हमको पता चल जाता है शेप का, ठीक है, ऑर्बिटल्स का। तो यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बोला है कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड क्या होगा। तो यहां पर P4O10 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए P4O10 का, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहां पर एक ऑक्सीजन इसके साथ और यहां पे एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें आप चेक कर लीजिए कि इस स्ट्रक्चर में कितने पीओपी बॉन्ड है, पीओपी बॉन्ड है, ठीक है। तो एक अपना ये हो गया, इसी प्रकार से देख लीजिए टोटल कितने हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैबर प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो जो हैबर प्रोसेस यूज होता है वो किसके मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये तो 10th से पढ़ते आते हैं आप लोग कि यहां पर हम लोग अमोनिया को, ठीक है, हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और यहां पर 200 एटीएम का प्रेशर, ठीक। और इसको ऐसे लिख दीजिए। तो यहां से क्या बनता है, अपना अमोनिया बनता है। और यहां पे एक Fe कैटलिस्ट भी लेते हैं, आयरन कैटलिस्ट भी लेते हैं, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर कर दीजिए, यहां पर 2, तो यहां पर भी कितने हो गए, इधर 2 हो गए और इधर 3 कर दीजिए। तो यहां पर क्या बनता है, अपना फाइनल प्रोडक्ट में अमोनिया बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग हैबर प्रोसेस में अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं, ठीक। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है 11th का उसका क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3s 3p 3d ऑर्बिटल का क्या होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फार्मूला, n माइनस l माइनस 1। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है तो कैलकुलेट कर पाएंगे, n माइनस l माइनस 1। तो एक एक के लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर दीजिए 3s के लिए। तो 3s के लिए कैलकुलेट करेंगे
तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, l का वैल्यू कितना होता है 0 और ये -1, कितना आ जाएगा 2। 3p के लिए कैलकुलेट कीजिए तो 3p का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू p के लिए कितना होता है 1 और ये -1, कितना हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। 3d की बात करें तो यहां पर जो अपना n का वैल्यू 3 हो जाएगा और l का वैल्यू कितना हो जाएगा, d के लिए कितना होता है 2 होता है और ये -1, तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 0। 3 - 3 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 1 0, तो यहां पर 2 1 0, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अगर थ्रोली आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन था और सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो चलिए ठीक है, सबको टाटा बाय बाय, आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।